हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 हिंदी का ये सबसे स्पेशल वीडियो है आपको टॉपर बनाने का और मेरा सपना पूरा होने का। आपको बनाना है हमें टॉपर, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लास 10 हिंदी का पूरे बुक का ऑल चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देने वाला हूं एंड टारगेट 90 प्लस को लेकर चल रहा हूं। और आप लोग यार हमेशा टॉपर बनोगे एंड सपना है उसे प्लीज पूरा कर दो। एंड आप लोगों को टॉप करना है। देखो, आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक गद्दांश पद्यांश जीवन परिचय एंड जो आपका बहुत सारे टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए हैं। हिंदी साहित्य का जो है वो सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। लेकिन इससे पहले अगर मैथ का 70 नंबर बिल्कुल पक्का, 70 नंबर बिल्कुल पक्का, 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो है। सामाजिक विज्ञान 70 नंबर बिल्कुल पक्का, 1 घंटे की वीडियो, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड विज्ञान 70 नंबर बिल्कुल पक्का, इन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग जरूर देखना, लिंक पर क्लिक करना और इन 3 वीडियो को देखना। और ये हिंदी का 70 नंबर बिल्कुल पक्का 4 वीडियो आप देखो और आपका सपना जरूर पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे टारगेट 90 प्लस को लेकर, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इसमें हम लोग इतने सारे क्वेश्चन हल करने वाले हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हिट कर ही जाएंगे। तो भैया वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। देखो, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों का नाम लिखिए। मतलब जो हिंदी है, हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक कौन कौन से हैं वो बताना है। देखो, हिंदी के जो प्रमुख संस्मरण लेखक हैं, अब भाई संस्मरण लेखक देखो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। संस्मरण लेखक, रेखाचित्र लेखक एंड आपके छायावादी युग के लेखक, रीतिकाल के लेखक, शुक्ल युग के लेखक, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ आपके मैं 2 चीजें बताता हूँ। नंबर 1 पदम सिंह शर्मा एंड दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये दोनों आपके जो है ना संस्मरण लेखक के नाम हैं। याद हो गया? क्या दिक्कत है? आपको पहला क्वेश्चन नोट कर लो कि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक कौन है। तो हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक पदम सिंह शर्मा हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। ये आपके दोनों हिंदी के संस्मरण लेखक हैं। ओके, दूसरा देखो, हिंदी के एक एकांकीकार लेखक का नाम बताओ। यहाँ 1 पूछा गया लेकिन मैं आपको 2 बता देता हूँ। 2 बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट एकांकीकार लेखक हैं। नंबर 1 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्हें दीपदान, जिसे एकांकी का जनक कहा जाता है। अगर कोई पूछ ले एकांकी का जनक कौन है तो कह देना राम कुमार वर्मा एंड उनकी जो एकांकी है उसे दीपदान कहते हैं, ठीक है। दूसरा है उपेंद्र नाथ अशक, जिसकी है तौलिये, ठीक है। ये इनकी एकांकी है तौलिये, ठीक है। तो यहाँ आपके 2 एकांकीकार लेखक का नाम मैंने बता दिया। नंबर 1 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिसका एकांकी है दीपदान। नंबर 2 है उपेंद्र नाथ अशक, जिसका एकांकी है तौलिये, ठीक है। दोनों समझ में आ गया, दोनों नोट कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे। अगला देखो, हिंदी के 2 कहानीकार तथा रचना का नाम बताओ। जैसे ये दोनों जो है ना फेमस कवि हैं, हिंदी के लेखक हैं, ठीक है। और इनकी एक एक रचना का नाम भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे, देखो पहला कौन सा है। यहाँ आपको पहले ये रचना देख लो, पंच परमेश्वर एंड ममता। अब देखो, अगर आप रचना भी याद कर लेते हो तो लेखक का नाम याद हो जाएगा। जैसे अगर आप पंच परमेश्वर जानते हो किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की। ममता तो ऑलरेडी सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद जी का। तो यहाँ आपके 2 महान कहानीकार हैं, मुंशी प्रेमचंद जो कि आपके पंच परमेश्वर इनकी रचना है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जो कि इनकी कहानी है ममता। ये दोनों की कहानियां हैं और ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। ममता कहानी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th में ही है, तो क्या दिक्कत है, आप लोग वो कहानी पढ़ लो अच्छे से और समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरे अनुभव कह रहा है। देखो, अगला है हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक का नाम। जो हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक हैं उनका नाम बताना है। तो वो है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जो है ना एक आत्मकथा लेखक हैं। अब आत्मकथा लेखक जो आत्मा की कथा कहते हैं, मतलब अपने आत्मा की कथा को व्यक्त करते हैं, वही होते हैं आत्मकथा लेखक। तो यहाँ आत्मकथा लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है लद्दाख की यात्रा। जैसे यहाँ देखो ये चीज जो है ना लद्दाख की यात्रा। अब देखो एक बात याद रखना,
अगर यात्रा वात्रा आए ना तो आप सीधा किस विधा की रचना है, तो आपको विधा क्या होती है ये आपको पता है। जैसे आपका नाटक विधा है, उपन्यास विधा है, आत्मकथा विधा है, कहानी विधा है, यात्रा वृंत विधा है, डायरी विधा है, ये सारी विधाएं हैं। और इन विधा में कई सारी विधाएं, लेकिन ज़्यादा फेमस है उपन्यास विधा, नाटक विधा, कहानी विधा, यात्रा वृंत विधा, ये सारे ज़्यादा फेमस हैं, उपन्यास विधा। लेकिन अब ये जो है यात्रा आपका आ ही गया तो यात्रा वृंत विधा पर है। अगर यात्रा की बात की जाए तो यात्रा वृंत विधा होती है, ठीक है, यात्रा वृंत विधा होती है। या याद रखना, छोटी छोटी चीज़ से अगर आप ट्रिक बना सकते हो तो बना लो, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगला देखो, हिंदी के प्रमुख रेखा चित्र लेखक का नाम। आपने संस्मरण लेखक का नाम पढ़ा, अब रेखा चित्र लेखक का नाम बताना है। देखो हिंदी के जो प्रमुख रेखा चित्र लेखक हैं वो हैं श्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी जो है ना एक बहुत प्रसिद्ध रेखा चित्र लेखक हैं, ठीक है, लेखिका भी अगर आ जाए तो भी लिख देना। एंड दूसरा है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर भी बहुत अच्छे हैं जो कि रेखा चित्र लेखक, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने यही पूछा है हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम, तो इसे आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पेज की ओर चलते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल कर भी आप ये ना मत करना, नोट जरूर कर लेना, भूलना मत, क्योंकि आपको मैं दिखा देता हूँ इसीलिए। तो फिर हम लोग अगली पेज पर चलते हैं। चलो जल्दी से नोट कर लो फटाक से, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो क्या फायदा रहेगा। चलो फिर हम लोग चलते हैं अगली पेज की ओर। इस पेज में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य विधा देखेंगे, जो कि विधा क्या है, विधा जो जिस विधा पर ये आधारित है। लेखक का नाम देखेंगे, रचना, रचना एंड उसके जो लेखक का नाम है एंड उनकी गद्य विधा, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं है, 10 है, ठीक है। और ये 10 आपके लिए आईएमपी है, मैंने ज्यादा नहीं लिया क्योंकि आईएमपी जितने भी हैं वो मैंने लिया है। तो चलो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट देखो, ये हैं, रचना से मैं शुरुआत करता हूँ। रचना आवारा मसीहा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर, और ये किस विधा पर है, जीवनी विधा पर, याद रखना। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर, और ये किस विधा पर है, जीवनी विधा पर। सेकेंड, चिंतामणि, चिंतामणि के लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा। चिंतामणि के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, और ये किस विधा पर है, निबंध विधा पर। चिंतामणि आपने सुना होगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सुना होगा। तो चिंतामणि जो है वो रचना है और इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल, एंड ये जो है ना इसकी गद्य विधा है निबंध। एंड अगला है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद इसका विधा कौन सा, नाटक विधा है, याद रहेगा, नाटक विधा। एंड इनका जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, ठीक है। एंड अगला है मेरी यूरोप यात्रा। यात्रा आ गया तो यहाँ आपको यात्रा साहित्य विधा ऑलरेडी लिख देना है। यात्रा मैंने कहा है अगर आ जाए तो वो आपका यात्रा साहित्य विधा हो जाता है। और इसके लेखक है राहुल संस्कृत्यानंद। राहुल संस्कृत्यानंद ज्यादा यात्रा के कार्य ही करते थे। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश, जो कि किस विधा पर है, नाटक विधा पर। जो लहरों के राजहंस हैं उनके लेखक है मोहन राकेश, और वो किस विधा पर है, नाटक विधा पर। अगला है मैला आंचल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि है उपन्यास विधा पर, ठीक है, उपन्यास विधा पर। जैसे मैला आंचल इसका जो है ना लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, और ये है उपन्यास विधा पर। और अगला है सूरज का सातवां घोड़ा, ये है 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां घोड़ा 7वां है, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा जिसके लेखक है धर्मवीर भारती, और ये है उपन्यास विधा पर, ठीक है, उपन्यास विधा पर। सब याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अगला है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं जो है गुलाब राय जी का है, एंड ये है आत्मकथा विधा पर। गोदान, गोदान है मुंशी प्रेमचंद जी का, ये भी उपन्यास विधा पर है। सारे विधाएं याद रखना और लेखक का नाम याद रखना और रचना याद रखना। अगला रचना है अशोक के फूल। अशोक के फूल जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख सकते हो, निबंध विधा पर है। तो यहाँ से मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे वो मैंने कंप्लीट किया है। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक, उनकी रचना एंड आपकी विधा। विधा भी इंपॉर्टेंट है, लेखक भी इंपॉर्टेंट है, रचना भी इंपॉर्टेंट है, तो याद सभी को करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये क्वेश्चन नंबर 7वां में मैंने 10 क्वेश्चन लिए थे, वो भी एक ही क्वेश्चन मैंने माना है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, भूले विसरे चित्र के रचनाकार का नाम। भूले विसरे चित्र ये आपका एक रचना है और इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो जानते हो, नहीं जानते हो, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं। पढ़ोगे कैसे जब स्कूल नहीं खुला। मैं कह रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ लो, पढ़ो। जब मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को स्कूल की क्या जरूरत। स्कूल खुलेगा जाइएगा, नहीं खुला ना जाओ, ठीक है। यहाँ है भगवती चरण वर्मा।
इसके रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, याद हो जाएगा ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। अगला देखो, अगला है शुक्लोत्तर युग के दो प्रसिद्ध आलोचकों के नाम लिखिए। आलोचक, ठीक है, किसके? शुक्लोत्तर युग। पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और दूसरा है पंडित नंद लाल दुलारे वाजपेयी या नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, ये आपके दो जो है ना, दो शुक्लोत्तर युग के बहुत अच्छे लेखक हैं, प्रसिद्ध आलोचक हैं, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं ये दोनों। तो यहां से आपके 9 नंबर क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। फिर हम लोग अगली पेज में चलें, लेकिन इससे पहले हम लोग नोट कर लो, मैं आपको दिखा देता हूं, फिर अगली पेज में चलते हैं। सभी लोग नोट कर लेना, ये 10 रचना जरूर नोट कर लेना। ये इसलिए मैंने लिखा है कि आप लोग नोट्स में नोट कर लेना, नहीं दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और लेकिन यार नोट जरूर कर लेना, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, रीति मुक्त, जो रीति काल से मुक्त है काव्य के किन्हीं दो कवियों तथा एक एक रचना का नाम लिखिए। ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस हैं, ये सारे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूषण, जिसकी जो रचना है शिवा बामनी, एंड दूसरा है गोरेलाल, जिसकी रचना है छत्र प्रकाश। देखो दोनों को आपको याद रखना है, एक तो भूषण जी हैं, दूसरा गोरेलाल। और भूषण की रचना है शिवा बामनी एंड दूसरा है गोरेलाल, गोरेलाल की रचना है छत्र प्रकाश। ठीक है, याद हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, रीति मुक्त की बात की गई है। ठीक है, अब देखो रीति काल की दो विशेषता का नाम, रीति काल की दो विशेषताओं का नाम बताना है। तो रीति काल की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। तो नंबर फर्स्ट है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, और दूसरा है ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष। पहला है रीति या लक्षण ग्रंथ, जैसे रीति की ज्यादा बात की गई है, रीत रिवाज एंड लक्षण ग्रंथों की रचना। ठीक है, एंड दूसरा है ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष, इसमें ब्रज भाषा का ज्यादा किया गया, श्री कृष्ण की भाषा में ज्यादा बातें की गई है, ब्रज भाषा। बिहारी जी इनके बहुत बढ़िया लेखक हैं और भी हैं, लेकिन अब ऐसे में आपको रीति काल की दो विशेषताएं याद कर लेनी है। ये आपके लिए VIMP हैं, और अगर बात की जाए तो ये आपके लिए 3 स्टार की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, याद हो जाएगा ना। अगला देखो, छायावाद के दो विशेषता बताना है। पहले तो मैंने रीति काल की दो विशेषताओं पर बात किया, अब आपको छायावाद की दो विशेषताएं बताना है। छायावाद काल की दो विशेषताएं बहुत अच्छी हैं। पहला है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, इसमें जो प्रेम पर ज्यादा प्रभाव डाला गया है, प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया है, प्रेम की सुंदरता का चित्रण किया गया है, किसमें? छायावादी में। एंड रहस्यवादी जो भावना है उसको भी जागृत किया गया, रहस्यवादी भावना। तो यहां से मैं 2 इसलिए बता रहा हूं कि आपके हिंदी साहित्य में 1 पूछा जाएगा या 2, इससे 3 नंबर कभी नहीं होता, 4 नंबर कभी नहीं होता, 5 नंबर कभी नहीं होता। इसमें आपके 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, इससे ऊपर नहीं आते हैं। 1 नंबर 2 नंबर, यही 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 2 नंबर से ज्यादा हिंदी साहित्य में नहीं पूछा जाता, इसीलिए मैं 1 बताता हूं या 2 बताता हूं, इससे ज्यादा मैं बात भी नहीं करता एडवांस। ठीक है, तो यहाँ छायावाद में पहला है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, दूसरा है रहस्यवादी भावना। नोट कर लो, इसे भी छायावादी युग की 2 विशेषताएं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है रीति काल के 2 प्रमुख कवियों का नाम। मैंने पहले बताया था रीति काल की विशेषता, अब आप ऐसा डालना हेडिंग रीति काल की विशेषता तथा कवियों का नाम अपने कॉपी में, और रीति काल की 2 विशेषता लिख लेना और 2 कवि। जैसे पहला है बिहारी का है बिहारी सतसई, ठीक है, ये इनकी रचना है। एंड दूसरा है मतिराम का है रसराज। ठीक है, अब देखो आप ऐसे डाल लेना कि रीति काल की विशेषता तथा कवियों का नाम। तो पहले आप रीति काल की विशेषता लिख लेना, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, और दूसरा ब्रजभाषा का चरमोत्कर्ष। फिर आप नीचे लिखना लेखक का नाम। तो लेखक में आप कवि का नाम, कवियों का नाम, रीति काल के कवियों का नाम, पहला बिहारी, और फिर आप रचना हेडिंग डाल लेना बिहारी सतसई, एंड दूसरा है मतिराम, और मतिराम का है रसराज। यहां से आप ये नोट कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां से आपका ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रगतवादी युग की 2 विशेषता का नाम लिखिए। प्रगतवादी युग, तो पहला है साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, जो साम्यवादी विचारधारा था उससे प्रभावित हुए थे, साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, याद है। दूसरा सामाजिक असमानता का चित्रण, जो सामाजिक असमानता है, समाज में जो असमानता की गई है उसका चित्रण किया गया है। तो ये पेज यहाँ पर खत्म होता है, अगला पेज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस पेज में जितने भी क्वेश्चन है वो नोट कर लो।
मैं आपको शुरुआत से दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, रीति मुक्त कवि के 2 रचना और 2 लेखक का नाम बताना है, नोट कर लो। रीतिकाल की 2 विशेषता, नोट कर लो। छायावादी की 2 विशेषता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। एंड अगला है रीतिकाल की प्रमुख कवियों का नाम, इसे भी नोट कर लेना, बिहारी एंड मतिराम। एंड प्रगतवादी की 2 विशेषता, प्रगतवादी की 2 विशेषता भी नोट कर लेना, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एंड सामाजिक असमानता के चित्रण। तो इन्हें आप नोट कर लेना क्वेश्चन नंबर 14 तक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादी की 2 कवियों का नाम तथा उनकी रचना का नाम। जो छायावादी है, छायावाद के आपके 2 कवि तथा उनकी रचना का नाम बताना है। विशेषता मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया, अब आपको इसकी कवियों का नाम बताना है एंड उसकी एक रचना, जैसे 1-1, 2-2 जो आपको आता हो वो बता दो, ठीक है। तो पहला छायावादी के हैं जिन्हें परावर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना है कामायनी तथा आंसू। दूसरा है महादेवी वर्मा, जिनकी रचना है यामा तथा दीप शिखा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि आप अगर हिंदी साहित्य की तैयारी करो तो ये 15 क्वेश्चन तैयार कर लो, आपके लिए कहीं नहीं जाने वाला। आपको काफी ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, 10 में से आपको 8 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर और मिलेगा जब मैं और आगे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से आपका जो हिंदी साहित्य का 15 नंबर मैंने क्वेश्चन करा दिया है। अब आपको अगर इस वीडियो में थोड़ा दम आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। जैसे महत्वपूर्ण निबंध, संस्कृत अनुवाद एंड आपका महत्वपूर्ण श्लोक एंड आपका संस्कृत जब का जो क्वेश्चन आंसर होता है, महत्वपूर्ण जीवन परिचय एंड आपका श्लोक, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 100 यानी कि 99%, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं इस वीडियो में बताऊंगा, ओनली 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो बना दिया था, लेकिन आपको ये वीडियो ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं और आपका परसेंटेज उठाने के लिए 90% लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। सबसे पहला आप लोग देख लो, भारत में भ्रष्टाचार की संख्या, भारत में भ्रष्टाचार की संख्या नहीं, भारत में भ्रष्टाचार, हाँ चलो संख्या, ठीक है। भारत में भ्रष्टाचार की संख्या, ओके, या फिर भारत में भ्रष्टाचार, ओके। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। सेकंड समझो, सेकंड है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि ये पर्यावरण में समस्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन और आपको इसे याद कर लेना है। इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मैंने कहा है पहले आप टॉपिक लिखो, जैसे आप 22 श्रवण लेक्चरर लगा दो, श्रवण लेक्चरर आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। जैसे पर्यावरण की समस्या 22 श्रवण लेक्चरर, पर्यावरण की समस्या निबंध 22 श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। मैंने कई सारे 1000+ वीडियो आप क्लास 10th का अपलोड किया है अपने पूरे चैनल पर। देखो तीसरा है कि बढ़ती बेरोजगारी कारण और निवारण। जो बेरोजगारी है वो क्यों बढ़ रही है, इसका कारण भी देना है, निवारण, बढ़ती बेरोजगारी कारण तथा निवारण, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा इससे जो कि है बढ़ती बेरोजगारी, जो बेरोजगार है वो बढ़ता जा रहा है और इसका आपको कारण भी बताना है, जो इसका कारण क्या है, क्यों बेरोजगार बढ़ता है, और निवारण भी बताना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जो नौकरियां हैं, अगर 1 लाख वैकेंसी हैं, ठीक है, 1 लाख वैकेंसी हैं, तो आप सोचो कि मतलब अगर जनसंख्या पहले 1 लाख थी, अब भाई बहुत सारे लड़के या फिर लड़कियां काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है ना कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन जो व्यापार है, जो नौकरियां हैं, उसमें कमी हो रही हैं। तो ऐसे में एक कारण बहुत बड़ा है कि जनसंख्या में वृद्धि भी बहुत बड़ी कारण है एक बेरोजगारी की, ठीक है। अगर पहले 2 लड़के थे, फिर उनके 5 लड़के हो गए, तो 2 लड़कों को नौकरियां मिला लेकिन 3 को नहीं मिला, तो वो बेरोजगार हैं। तो ऐसे में बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ी कारण है बेरोजगारी की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस पर, से इसको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा है ये निबंध कोरोना वायरस पर से, तो आप लोग भी देख लेना, ठीक है। एंड अगला है विज्ञान वरदान। ये आपसे आप ये टॉप 5 ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये टॉप 5 ऐसे, ठीक है। 5 ऐसे आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टॉप 5 ऐसे आपको कंप्लीट कर लेना है। पहला है भारत में भ्रष्टाचार की संख्या, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, तीसरा है बढ़ती बेरोजगारी कारण और निवारण, चौथा है कोरोना वायरस, 5वां है विज्ञान वरदान या अभिशाप,
ओके। तो ये 5 निबंध आप तैयार करके तभी हाल में घुसना या जाना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम देने। तो यहाँ से आप 5 ये निबंध तैयार कर लो आज से ही। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत अनुवाद। चलो हम लोग एक एक संस्कृत अनुवाद को देखते हैं। पहला पे फोकस करो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो भाई आप संस्कृत में अगर जानोगे तभी लिख पाओगे। जैसे वृक्ष को संस्कृत में क्या कहा जाता है? वृक्षात। ओके। एंड सॉरी, फल है वृक्ष से फल गिरते हैं तो फल को आपको लिखना है फलानी। इसका भी कुछ नियम है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे आप याद कर लो। पतंती, हाँ पतंती, ये ता कर लो भाई, ये ता कर लो, अभी मैं बताता हूँ। अब यहाँ जैसे ये आपका प्रेजेंट टेंस है, पहले आप पढ़ते थे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, वैसे अंत लगता है जो आपका ये ता है, ठीक है। वैसे आप याद कर लेना, थोड़ा रूल्स होते हैं। तो पहला ये है सदा सत्य बोलो। दूसरा क्या है इसका, आपको संस्कृत में सारा अनुवाद करना है। तो सदा सत्य बोलो यानी कि सदा सत्यम वद, ये आपका हो गया दूसरा, ठीक है। वैसे मुझे संस्कृत बहुत ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताएं कि संस्कृत मुझे वो वाले नहीं आते हैं जो मतलब जो हिंदी संस्कृत नहीं, एक अदर संस्कृत होता है, अलग सब्जेक्ट होता है संस्कृत का। वो भाई उतना मतलब मैं संस्कृत पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है, वरना मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता। हम दोनों विद्यालय गए, ये सारी चीज़ें तो बहुत ईजी होती हैं। हम दोनों का होगा अहम, नहीं वो अहम तो उसका होता है, यहाँ आवा, आवा होगा हम दोनों का। विद्यालय का आप लिख दो विद्यालयम, विद्यालयम। और गए का क्या होगा? अगच्छावा, अगच्छाओ। ये आपका हो गया तीसरा का, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 3 आपको समझ में आ गए, ये 3 आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। चौथा देखो, चौथा जैसे मैं आज घर जाऊंगा, तो मैं का क्या होता है? अहम। क्या होता है? अहम। आज का क्या होगा? अध, ठीक है। एंड घर का क्या होगा? घर। घर का क्या होगा? गृहम, गृहम। एंड जाना का क्या होता है? गमिष्यामि, गमिष्यामि। ये आपका हो गया इसका संस्कृत में अनुवाद, ठीक है। एंड यहाँ देखो, भिक्षुक को भोजन दो, यानी कि भिक्षुक को संस्कृत में क्या कहते हैं? भिक्षुकाय। क्या कहते हैं? भिक्षुकाय, भिक्षुकाय भोजनम। और देना का होता है यच्छ, ठीक है, याद हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्या बता दिया, इधर से मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है, हिंदी टू संस्कृत अनुवाद। तो यहाँ से आप इन टॉप 5 को तैयार कर लेना, और भी आगे चलकर कराए जाएंगे। आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो आपको लगातार कराए जाएंगे, डेली बाय डेली आपको रिवीजन कराया जाएगा, एक्सपीरियंस बनाया जाएगा कि आप 70 नंबर कैसे लाओगे। पूरा आपको बहुत सारे मैराथन क्लास दिए जा रहे हैं, दिए जाएंगे, और आपका पेपर ला के सॉल्व कराया जाएगा। 3.5 घंटे यानी कि 3 घंटे 15 मिनट आपको दिखाएंगे सॉल्व करके पेपर। सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ नियम बनना है, कानून बनना है, तो ऐसे में सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग थोड़ी सी भी अगर चिंता हो, थोड़ी सी भी, तो वो छोड़ दो, ठीक है। अब देखो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग जीवन परिचय हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पहले हम लोग गद्य से देखेंगे, गद्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। अब जीवन परिचय आपके 3 नंबर तो गद्य से आते हैं, प्लस 3 नंबर पद्य से आते हैं, दोनों मिलाकर 6 नंबर के आते हैं। और अगर आपके 6 नंबर के यही आते हैं तो 1% यही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से 1% आप अपना अचीव कर सकते हो, ला सकते हो। तो अब अगर डिटेल में बात की जाए तो आपको गद्य पद्य दोनों के बताएंगे। तो पहले आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद करो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अगर बात है कि आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया 2 से 3 बार। अगर आप सर्च कर लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय बाय श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। सभी का लिंक देना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है क्योंकि अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है, इसलिए आप सर्च कर लिया करो, चाहे जो टॉपिक हो बाय श्रवण लेक्चरर लगा के आपको हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा और आप अच्छे से आराम से पढ़ सकते हो। और वरना आप क्या करो कि आप वैसे भी सर्च करोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तो आ ही जाएगा।
फिर अगला देखो, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, इनका भी अभी जल्दी अपलोड किया गया है, दोनों का भी जल्दी जल्दी अपलोड किया गया है। जयशंकर प्रसाद जी का भी अभी 1 हफ्ते हुए हैं, और जयशंकर प्रसाद जी का बहुत आसान जीवन परिचय है, ठीक है, और आप लोग याद कर लेना, और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो देख लेना वीडियो, ठीक है। और इनको जीवन परिचय, आप जीवन परिचय याद करो, रचनाएं याद करो, और आपको कुछ और नहीं याद करना, जीवन परिचय रचना ये दोनों लिखना पड़ता है, और आपको 2 नंबर तो आपको जीवन परिचय के दिए जाते हैं, प्लस 1 नंबर उनकी कीर्ति की दी जाती हैं, तो कुल मिला के 3 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। अगला देखो, इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लेना, अभी जल्दी पढ़ाया गया है, और अगर आप लोग इन्हें नहीं जानते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, तो भाई आप सर्च कर लेना, मैंने अभी ऑलरेडी 5-6 दिन हुए हैं पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पूरा डिटेल में इनकी रचना भी बताई गई हैं, ठीक है, इनकी रचनाएं भी डिस्कस किया गया है उस वीडियो में, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को मिल जाएगा ऊपर ही। चलो फिर हम लोग अब पद्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। पद्य में क्या है, पद्य में आपको फर्स्ट याद करना है सूरदास जी। सूरदास, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपके मतलब संदर्भ आता है, प्रसंग आता है और व्याख्या आता है, ये तीनों चीजें आपके इसमें पूछे जाती हैं, ठीक है। ये तीनों आपके अगर बात की जाए तो आगे के 3 चैप्टर्स आपको याद करने हैं, अच्छे से उनका अनुवाद निकालना है। पहला चैप्टर सूरदास जी का, दूसरा तुलसीदास, तीसरा बिहारी। इन 3 चैप्टर को आप कंठस्थ कर लो, बिल्कुल याद कर लो, और इन्हीं 3 चैप्टर से आपके आ जाएंगे 100%। तो आप इन 3 चैप्टर को मत छोड़ना, आगे से 3 चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो। गद्य में जो आपके पैसेज आते हैं, गद्यांश पद्यांश, ये सारी चीजें आपके आगे की 3 चैप्टर आप याद कर लो, और 100% आपसे पूछ लिया जाएगा उसी में से 100%। और आगे के 3 चैप्टर आप जीवन परिचय याद कर लो, ठीक है, पहले गद्य में। पद्य में आपको आगे के 2 याद करने हैं, तीसरा भी मैं बताता हूं। यहां दूसरा याद कर लो तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का, पहले सूरदास जी का याद करो, तुलसीदास जी का देखो, जो पद्य के जीवन परिचय होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं, इनका एकदम डिटेल नहीं पता होता है कि इनका जन्म अब हुआ था, इनका जन्म यहाँ हुआ था, इनके माता पिता, ये सब नहीं पता होता है सही से, तो इसलिए आप सही से याद करना। महादेवी वर्मा जी का तो पता है, तीसरा जो जीवन परिचय इनका तो अच्छे से पता है महादेवी वर्मा जी का, लेकिन ये दोनों जो है ना, सूरदास गोस्वामी, तुलसीदास, इन दोनों का बहुत सही से नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे गद्य में मैंने 3 जीवन परिचय बता दिया, पद्य में 3 जीवन परिचय, अर्थात 6 जीवन परिचय आपको याद करना है, और अगर आप 5 याद करना चाहते हो तो आचार्य रामचंद्र सूर्य जी का याद कर लो, जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लो, राजेंद्र प्रसाद का छोड़ सकते हो, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इधर तो 3 याद ही करना पड़ेगा, उधर आप 2 ही याद कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको जीवन परिचय भी कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने आपको क्या कंप्लीट कराया है, महत्वपूर्ण निबंध, फिर मैंने हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेट मैंने कराया, फिर ये है आपका महत्वपूर्ण जीवन परिचय। यहाँ से आपके कई सारे टॉपिक क्लियर हो गए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इन टॉपिक्स में, ठीक है। आगे हम लोग कई सारे अभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप लोग करो क्या, इन सब के नोट्स बना लो, अच्छे से याद कर लो, कोई भी आपको भूल नहीं होनी चाहिए, हर एक टॉपिक आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। फिर हम लोग चलते हैं अगले पेज से, ठीक है, तब तक आप लोग इन सारे को नोट्स कर लो, अच्छे से याद कर लो। चलो अगले पेज से चलते हैं, स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ बात होगी महत्वपूर्ण श्लोक, यानी कि श्लोक को याद करना है। श्लोक आप कोई भी याद कर सकते हो, ठीक है, और हमारे लिए सबसे इजी और सबसे सिंपल श्लोक यही लगा, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। सिंपल ना लिखो, हिंदी है भाई, इंग्लिश ना यूज करो, सरल श्लोक, सबसे ज़्यादा सरल श्लोक यही लगा, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, आपको श्लोक 1 याद करना है और आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, 1/2% आपका ये भी होता है। देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भागा भवेत्। फिर से एक बार देख लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यहाँ आपको ये श्लोक बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। एक और अदर, आप एक अलग से श्लोक याद कर लेना, क्योंकि अगर यही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, इसका संदर्भ लिखो एंड व्याख्या लिखो, तो आप क्या करोगे, तो इसीलिए एक और याद कर लेना। मैं एक इंपॉर्टेंट अभी बता दिया हूँ, अभी तो आपका पेपर बहुत दिन बाद है, तो मैं तब तक आपको 10 श्लोक, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ करा दूंगा। ओके, तो केवल करना क्या है, चैनल से लगातार जुड़ा रहना है, ठीक है, बस। तो अब हम लोग एक चीज़ और देखने वाले हैं, बढ़िया वाला, संस्कृत खंड प्रश्न उत्तर, संस्कृत खंड का प्रश्न उत्तर, ठीक है।
पहला है वाराणसी कस्या भाषा केंद्रम अस्ति। वाराणसी जो है किस भाषा का केंद्र है, किस भाषा का केंद्र माना जाता है, ठीक है। और आपको पता है वाराणसी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो अब आप लोगों को मैं लिखकर समझा देता हूं। वाराणसी जो है ना संस्कृत भाषा का केंद्रम अस्ति। कुछ करना नहीं है, इसको केवल एक चीज आपको बदलना है। ये जैसे आपको कोई प्रश्न होता है कस्या है, तो कस्या मतलब किस, तो यहाँ आपको लिख देना है केवल संस्कृत भाषा, यानी कि संस्कृत भाषा का है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे ज्ञानम कुत्र संभवति, ठीक है, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। ओके, तो यहां से आप ये भी याद कर सकते हो, केवल एक एक चेंजेस करना है, उसमें से कुत्र हटाकर इसे ऐड कर देना है। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं आपको 2 नंबर अचीव करने के लिए, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से पढ़ो तो, वरना सब कुछ कठिन होता है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है आने का, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग सबको याद करना है, जितना बता रहा हूँ उतना। वीर केन पूजते हैं, जो वीरा है, वीर लोग वो क्या पूछते हैं, तो यहाँ आप याद कर लो, ऐसे आप लोग जानते होंगे, रुको बताते हैं, वीरा जो ये लिखा है यही लिखना है, ठीक है। केन के स्थान पर आपको लिख देना है वीरेण, पूज्यते हैं, ठीक है, वीर वीरेण पूज्यते हैं। ओके, याद हो जाएगा ना। चौथा नंबर क्या है, विश्व सृष्टा का, विश्व की सृष्टि किसने की है, तो विश्वस्य सृष्टा, ओके, कहा मतलब वहां ईश्वर लिख दो, ईश्वर ने किया है, ईश्वर एक एवं अस्ति। तो यहाँ से आपका ये 4 मैंने कंप्लीट करा दिया है, 4 इम्पोर्टेंट, तो आप लोग इन चारों को याद कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो था मेनली श्लोक के लिए और संस्कृत प्रश्न उत्तर के लिए, हिंदी टू संस्कृत अनुवाद के लिए और महत्वपूर्ण जीवन परिचय के लिए, महत्वपूर्ण निबंध के लिए। कई सारे टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करा दिए गए हैं। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, तो और अगर गद्यांश सॉल्व करना नहीं आता है तो आप निधड़क होकर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखो, आपको मैं इतने अच्छे गद्यांश बताऊंगा कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, और हिंदी में आपका 6 नंबर पक्का भी हो जाएगा। देखो, आज मैं आपको 2 गद्यांश बताऊंगा, उसका संदर्भ कैसे लिखें, व्याख्या कैसे लिखें, एंड एक क्वेश्चन, यानी कि आपके 6 मार्क के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आओ हम लोग एक एक गद्यांश को देखते हैं। देखो, आपको 2 मोस्ट इंपोर्टेंट बताया जाएगा, और गद्यांश हल करने का जो भी ट्रिक है या फिर कुछ भी है उससे बताया जाएगा। देखो, पहला है, आओ पहला से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको मैं अलग से लिखा हूं, लिखा हुआ है कि थोड़ा मैं आपको बताता हूं, आप चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है ये तो आपको पहचानना है, इसके लेखक कौन है ये आपको जानना पड़ेगा। कैसे, आपको इसके पाठ को पढ़ना पड़ेगा। आप 1 घंटा दिन में निकालो, इसके पाठ को पढ़ो, और पाठ को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। जैसे आप एक कहानी देखते हो ना मोबाइल में, वैसे ये भी पाठ होते हैं। अगर फुल पढ़ो ना तो आपको बहुत ज्यादा सीख मिलेगी और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। वह तो देखो, लिखा हुआ है, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए, मतलब तब के लिए, और विपद जो उनके लिए विपद आने वाली थी, यानी कि कठिन समय आने वाला था, इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिता ये क्या भीख ना मिलेगा, मतलब भीख नहीं मिलेगी क्या, कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा या ना बचा रहा जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए, पिताजी मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अर्थात अगर इस पाठ को पूरा पढ़ोगे तो इसके पिताजी एक राजा थे या फिर कुछ थे, तो उन्होंने बहुत सारे सोने चांदी जेवरात रख रहे थे कि मुझे ये काम आएगा आगे चलकर, जब हमें विपद आएगा, यानी कि कठिन समय आएगा, मेरे पास जब पैसे नहीं देंगे। ऐसे में जो ब्राह्मणी है, यानी कि इनकी सुपुत्र होंगी, मतलब पुत्र नहीं पुत्री, ठीक है, तो वो सोची कि इतना क्यों आयोजन किया जा रहा है, क्या एक ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिलेगा, हम भीख हमें नहीं मिलेगा, मुझे इसकी चमक आंखों को अंधी बना रही है,
अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप कहानी को समझो, तभी आप आगे जाकर एक अच्छा व्याख्या लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको पढ़ो कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी कि परमपिता परमेश्वर जो भगवान है उनकी विरुद्ध यह काम है और तब भी आप इतना साहस कर रहे हो, उनके विरुद्ध यह काम है तब भी। पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? आगे चलकर जब हमारा कठिन समय आएगा, मैं मतलब अगर मैं अमीर से गरीब भी हो जाऊं तो क्या मुझे भीख नहीं मिलेगा? एंड इतना क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? क्या कोई हिंदू मतलब ब्राह्मण हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचेगा जो हमें 2 मुट्ठी भीख भी दे सके, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न दे सके, कुछ आगे मतलब जा सके? या असंभव है? फेर दीजिए, मतलब इसको फेर दीजिए, ये मुझे मैं इसको देखकर कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। ये आपका गद्यांश है और इस गद्यांश में जितने भी अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, ये एंड ये ओके, ये जहां तक है यहां तक अंडरलाइन है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचे रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सके? यहां तक आपको करना है, जितना अंडरलाइन है उतना आपको करना है, इसका व्याख्या बस, और आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलो फिर हम इसका अच्छे से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ देख लेते हैं। इसमें प्रसंग नहीं पूछा था, संदर्भ पूछा जाएगा, व्याख्या एंड एक क्वेश्चन। तो सब चीज से समझो ये किस चैप्टर से लिया गया, पहले ये बताओ किस चैप्टर से लिया गया। ये आपका है ममता चैप्टर से, इसमें ममता की बात की गई है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो आ जाओ अब हम लोग समझते हैं इसको। देखो संदर्भ लिखना बहुत ज्यादा इजी होता है। प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के, अब यहां आप थोड़ा ब्लैक पेन का यूज करो, गद्य खंड, ये गद्य है ना, पद भी बताऊंगा सॉल्व करना, ठीक है। गद्य खंड, ठीक है, गद्य खंड में संकलित, अब यहां आपको चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम क्या है? ममता। क्या है? ममता नामक पाठ से लिया गया है, से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जयशंकर प्रसाद हैं। ओके, तो ये आपको इस टाइप से संदर्भ लिखना है, बहुत अच्छा संदर्भ है। अगर आप इस टाइप से लिखोगे तो फुल मार्क दिया जाएगा। ठीक है, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, समझ में आया। अब आओ हम लोग व्याख्या को समझते हैं। व्याख्या को समझ जाओगे तुरंत। देखो व्याख्या में क्या है, इसे पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। जैसे ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ये तो आपको पता है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है। जैसे चांदी में 10 थाली, मतलब कितनी थालियां थी? 10 थालों में सोने रखे हुए थे, सोने, और उसको देखकर जो ममता है वो चकित हो जाती हैं और पिता से कहती हैं, हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व ना रहेगा, यानी कि आप मंत्री नहीं रहोगे, मतलब उस समय की बात कर रही हैं जब आप मंत्री नहीं रहेंगे, उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही, मतलब अगर आप मंत्री नहीं रहेंगे तो उन कठिन समय के लिए, उन विपदा भरी समय के लिए, दिनों के लिए इतना आयोजन अभी से ही, यह अच्छा नहीं है। ममता अपने पिता से कहती है, यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना
अगर आप रिश्वत में इतनी सारे सोने लोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड सोने लेकर अपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और अपमान किया है। इतना सारा सोना आपने लिया है, ये ईश्वर के समक्ष विरुद्ध, मतलब उनके विरुद्ध आपने काम किया है, ठीक है, विरुद्ध काम किया है और अपमान किया है ईश्वर का, ये कह रही हैं, किया है। एंड यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है, अगर ईश्वर की यही इच्छा है कि हमें दुख मिलेगा तो हमें उसे सहने के लिए सहर से तैयार रहना चाहिए। मतलब उस दुख को सहने के लिए, अगर आपने इतना सुख किया तो अब दुख को सहने के लिए भी आप तैयार रहिए। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। यही है इसका व्याख्या, कुछ नहीं है। इसी से मैंने लिखा है, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इसी में हे भगवान, भगवान की पूरी चीजें लिखी हुई हैं। विपदा वाला समय लिखा हुआ है, भीख नहीं मिलेगी, यानी कि भीख के बारे में भी लिखा गया है, सोने चांदी के बारे में लिखा गया है, 2 मुट्ठी अन्न के बारे में लिखा गया है। अब इसी चीज को मैंने बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बड़ा कर दिया है, कुछ नहीं है। अगर आप व्याख्या करना चाहते हो तो आपको इसी चीज को थोड़ा आगे पीछे करना है। अगर आप किसी निबंध को लिख रहे हैं उसी प्रकार से ये होता है, आप निबंध की तरह उसको जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना दो, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अब आप इतना तो दिमाग है कि आप लोग इसे पढ़कर इसे थोड़ा व्याख्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो चलो फिर हम लोग इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो इसका, जो कि 2 नंबर का ये भी आता है, तो इसलिए देख लो। देखो, उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया? ऐसा कौन सा कार्य है इस गद्यांश में, ये जो गद्यांश है इसमें कौन सा कार्य है जो ईश्वर की विरुद्ध बताया गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका वर्ग कौन सा है जो ईश्वर के विरुद्ध है, तो बताइए। देखो, चूड़ामणि ने ममता के लिए उत्क्रोध के रूप में पिता द्वारा स्वीकार किया गया 10 थाल सोना उपहार में प्रदान किया हुआ ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ममता यही कह रही है कि अगर आप इस 10 थाल सोने को स्वीकार करोगे तो ये ईश्वर के विरुद्ध है। अगर आप मंत्री नहीं रहे तो क्या हमें 2 मुट्ठी भीख भी नहीं मिलेगी? अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमें क्या 2 मुट्ठी भीख भी नहीं मिलेगी? इसी प्रकार से ममता अपने पिता से कहती है कि ये 10 थाल सोने के उपहार हैं, इसको स्वीकार मत करो, ये ईश्वर के विरुद्ध है और ये हमारी आंखों की इनकी चमक जो है हमारी आंखों को दुख पहुंचा रही है। बस, तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आएगा। 2 मार्क आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है। 2 मार्क का आपका संदर्भ, 2 मार्क का ये, और 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का आपका ये आएगा जो व्याख्या होता है। कुल मिला के 6 मार्क का आपका आएगा, ठीक है। तो ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फिर हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर समझो, सेकंड नंबर में क्या है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, इनके लेखक कौन है, ये आपको बताना है भाई, हम तो नहीं बताएंगे क्योंकि आपके लिए है। अब बात आती है कि इसको लिखेंगे कैसे, तो वो मैं बता देता हूं। देखो, ये किस चैप्टर से लिया गया ये आपको बताना है। देखो, लिखा हुआ है, जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, जिस हालात में, जिस कारण संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। मतलब उसमें हम लोग नहीं नष्ट हुए, उन जातियों में हम लोग नहीं नष्ट हुए, हम लोग जीवित भी है, वरन आप जीवित ही नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक, सामूहिक एंड वैदिक गौरव को बनाए रखे। एंड उसका यही कारण है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई हैं जो पहाड़ों से हाँ ये थोड़ा काट दो, जो पहाड़ों से मजबूत, समुद्रों से भी गहरा और आकाश से व्यापक है, ठीक है। हमारा गौरव जो है पहाड़ों से मजबूत है और समुद्र से गहरा है, आकाश से व्यापक है। तो ये आपका एक गद्यांश है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप लोग जरूर इसे तैयार कर लेना। और इसका हम लोग बताएंगे कैसे आप संदर्भ लिख सकते हो। संदर्भ तो जैसा मैंने बताया वैसा लिखना, इसमें मैं केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम बताऊंगा। अगर मैं ये दूसरा तरीका संदर्भ लिखने का बता रहा हूँ, 2 मैंने बताया, 2 में 2 तरीका बताऊंगा। अब ये बताओ किस चैप्टर से ले गया, इसके लेखक कौन है, जल्दी से फटाक से आप लोग बताओ। अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो उस लेसन को जो आपका हिंदी में दिया है पढ़ने के लिए, कहानियां जितनी भी दी हुई हैं और जितने भी आपके पद हैं, गद्य, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना फिर आप अपना 12 नंबर भूल जाओ, ठीक है। और अगर आप संदर्भ नहीं लिखोगे तो वो उतना अट्रैक्टिव लगेगा नहीं, क्योंकि संदर्भ जो लिखता है स्टूडेंट उसका ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सोचो मैं इसी को बढ़ा चढ़ा के व्याख्या केवल कर दूं तो आपको 4 नहीं 2 नंबर दिए जाएंगे,
2 नंबर नहीं 1 नंबर दिए जाएंगे, ये याद रखना भाई, आपको संदर्भ लिखना ही लिखना है बस। अब देखो बात आती है इसके गद्यांश। भाई मैं बहुत छोटा संदर्भ बताऊंगा क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी बता दिया, तो इसमें मैं बहुत छोटा सा बताऊंगा। वो ऐसा लिखो या फिर दूसरा तरीका देख लो, ऐसा लिखो, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिख दो, ये किस पाठ से लिया गया है आपको पता नहीं है, चलो ठीक है। पाठ एवं लेखक, पाठ एवं लेखक, ऐसे भी आप संदर्भ लिख सकते हो। ये जो है ना भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारत की जो संस्कृति है। एंड इसका लेखक कौन है जल्दी से बताओ, इसका मैंने जीवन परिचय पढ़ा दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ इस टाइप से आप दूसरा नंबर आप वो लिख सकते हो क्या, संदर्भ। ये डिजाइन मत बनाना वरना डिजाइन के भी आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप संदर्भ लिख सकते हो, पहला आपका तरीका ये है, ठीक है भाई, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो यहाँ से संदर्भ आप 2 तरीके से लिख सकते हो, अगर इस तरह से लिखोगे तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के संदर्भ में यही बताना था किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, यही आपको बताना रहता है। अब ये भी बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। व्याख्या हमें कितना करना है, अंडरलाइन वाली चीज को करना है, तो मैंने पहले ही बता दिया जो अंडरलाइन है। तो हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से मजबूत, समुद्रों से गहरा एवं आकाश से व्यापक है। ये तो आओ अब हम लोग इसका संदर्भ देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। देखो हमारी दृढ़ सामूहिक चेतना, इस चेतना का नैतिक आधार समुद्र की अटल गहराइयों से भी गहरा, अनंत आकाश से भी ऊंचा तथा पर्वतों की दृढ़ता से भी अधिक मजबूत है। यह दृढ़ है। इस 2 लाइन का है, 2 लाइन में यही बताया गया है, हमारा सामूहिक चेतना ऐसा नैतिक आधार पर ठहरी हुई है। अंडरलाइन वाला देखो, जो पहाड़ों से मजबूत, समुद्रों से भी गहरा, आकाश से भी व्यापक है, ठीक है। अब इसी इतना का आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, और इतना का संदर्भ आप क्या लिखोगे कि हमारी दृढ़ सामूहिक चेतना, इस मतलब चेतना पर का नैतिक आधार समुद्र की अटल गहराइयों से भी गहरा एंड अनंत आकाश से भी ऊंचा तथा पर्वतों से भी दृढ़ता से भी अधिक दृढ़ है, मजबूत है। बस इतना आपको लिखना है व्याख्या में, और कितना इजी है, आपको इतने पे ही 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, 2 मार्क दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आप ये लिख देना भाई, ये आपका व्याख्या है। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा 2 मार्क का। देखो लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा, मतलब लेखक ने क्या आपको बताना चाहे इस गद्यांश में, आपको इससे क्या सीख मिला, कुछ तो मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ सीख मिला। लेखक संदेश देना चाहता है कि हमारी सामूहिक चेतना, जो हमारी पूरी समूह की चेतना है, नैतिक आधार से ठहरी हुई है, मतलब जो नैतिक आधार है उसका धर्म है उस पर ठहरी हुई है। यह आधार पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरा और आकाश से भी अधिक व्यापक है। ये पूरे का निचोड़ यही है, इस पूरे का निचोड़ यही है। तो आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर संदर्भ एंड एक क्वेश्चन एंड एक व्याख्या, 6 नंबर का कुल मिला के दिया जाएगा, और 6 नंबर आप अगर गेन कर लोगे, 6 दूनी 12 नहीं, 6 नंबर यहाँ से, और पद्यांश 6 नंबर का आएगा, वो हम लोग देखेंगे जल्दी। तो यहां से आपकी ये क्लियर हो गए, एंड आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने गद्यांश सॉल्व करा दिया। अब इसके बाहर कुछ नहीं आएंगे, अगर और कहोगे तो और करा दूंगा। समझेंगे कि पद्यांश कैसे हल किया जाता है। आपका यहां से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। 2 महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं, एंड टारगेट 90+ को लेकर साथ चल रहे हैं, एंड महत्वपूर्ण पद्यांश क्लास 10 हिंदी के लिए। तो इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत, इतने अच्छे क्वेश्चंस, इतने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये तो बनता ही है। तो देखो पहला हम लोग देखेंगे कि बढ़त बढ़त संपत सलिलु मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सुन फिर ना घटे, और वरु समूल कहलाए। ठीक है, ये आपका एक पद्यांश है, पद है, बढ़िया सा पद है कि बढ़त बढ़त संपत सलिलु मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे, वरु समूल कहलाए। ठीक है, अब इसका आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखना है। इन तीनों को लिखोगे आपको 6 नंबर मिल जाएगा।
तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो चलो फिर हम लोग समझते हैं। देखो इसका अर्थ तो अभी आपको पता चल जाएगा, व्याख्या मैंने किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा संदर्भ कैसे लिखते हैं, ठीक है। लिखना है प्रस्तुत दोहा, छंद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड है। ये काव्य खंड, ठीक है, समझ में आ रहा ना। काव्य खंड में संकलित किस पाठ से, ये आपका है भक्ति नीति पाठ है, ठीक है। ब्लैक से आप लिखना, अगर आपको पाठ एकदम याद है तब ब्लैक से, वरना ब्लू से ही लिख देना, ठीक है। अगर पाठ याद नहीं है तो ब्लू से लिखना, ताकि एग्जामिनर का उतना नजर ना पड़े, हाईलाइट ना हो, और अगर याद है तब तो अच्छी बात है, ठीक है। शीर्षक से अवतरित है, ठीक है। जिसके कवि कौन है? कविवर इनका नाम भैया ब्लैक से लिखें, कविवर बिहारी लाल, ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को। बिहारी लाल की रचना, मतलब एक इनकी रचना है, बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई, किससे, यहाँ एक ऐसे कॉमा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, बिहारी सतसई से उद्धृत है, ऐसा लिखना है आप लोगों को इसका संदर्भ, ठीक है। ये आपका पद्य का ऐसा संदर्भ लिखना है। गद्य का नहीं जानते हो तो लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, ठीक है। अब आती है बात प्रसंग की। तो प्रसंग में क्या ऐसा लिखना है? प्रसंग देख लो कि प्रस्तुत, ये एक दोहा है, ठीक है, दोहा। अगर दोहा का एग्जाम्पल आए तो ये भी लिख सकते हो। दोहा छंद में मन के बढ़ने पर एवं घटने पर, जैसे मन के बढ़ने पर एवं घटने पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया है? प्रभाव का वर्णन किया है। जैसे मन का बढ़ जाए या फिर घट जाए, इसी के प्रभावों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ आपका ये है पद्यांश का संदर्भ प्रसंग। संदर्भ और प्रसंग तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यह है संदर्भ और प्रसंग। अब व्याख्या की बात आती है। व्याख्या तो भाई आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सीधा लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फे घटे वर समूल कहलाए। तो यहाँ भाई मैं पूरा आपको इसका व्याख्या समझा देता हूँ, 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो यहां कहते हैं कि प्रस्तुत दोहा, ये क्या है? एक दोहा है जिसमें कवि बिहारी कहते हैं। कौन कहते हैं? कवि बिहारी कहते हैं कि धन रूपी, यहां देखो, धन रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जो धन है ना, अगर आपका आज कमाई है 200 रुपया और 10 दिन बाद आपकी कमाई हो जाए 500 रुपया, उसके 10 दिन बाद आपका 1000, तो आपका जब 200 रुपया था ना, तो आपका मन जो है ना वो उसमें 100 रुपया सोचते थे खा पी लें, फिर 100 रुपया बचे। जब आपका 500 हो गया तो सोचते हो 200 खा लें, अब आज बर्गर खा लें, चाउमीन खा लें। ऐसे में फिर 1000 हो गया तो आप सोचते हो यार आज हम 250-300 खाएंगे। तो ऐसे में जब धन रूपी कमल बढ़ता, धन रूपी जल बढ़ता है तो मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है।
किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। जैसे अगर आपका धन घट जाए तो मन नहीं घटता। जैसे फिर मन कहेगा कि यार आज फिर खाएं तो मजा आ जाए, लेकिन आपकी कमाई जो है ना कम हो गई, 200 रुपया फिर आ गई, लेकिन आप फिर भी आप 200 के 200 खा जाओगे, फिर भी लगेगा यार हमने कुछ नहीं खाया। ठीक है, अर्थात आप समझो धन के बढ़ने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर आपका धन बढ़ गया तो मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर क्या होता है, मन की इच्छाएं नहीं घटती हैं। अपत्यु सहन ना कर पाने के कारण मानव दुख में भरे हुए समान हो जाता है, अर्थात मन की इच्छाएं समूल नष्ट हो जाती हैं और मन की इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे आप कमल देखियो, कमल कमल जैसा मतलब कमल है, कमल जब कीचड़ में खिलता है तो अगर कमल जैसे कीचड़ अभी थोड़ा कम है, ठीक है, फिर वो जब कीचड़ बढ़ता चला जाता है, मतलब तालाब में पानी बढ़ता चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कमल का जो वो मतलब नीचे इसका समूल है, ठीक है, वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन जैसे गर्मी आती है पानी कम हो जाता है, लेकिन उसका जो डंठल है वो नहीं घटता और वो ऐसे नीचे की ओर झुक जाता है और नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर धन रूपी जल बढ़ जाता है तो मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, और अगर धन रूपी जल कम हो जाता है लेकिन मन रूपी कमल कम नहीं होता है। ये है इसका अर्थ, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया। इस प्रकार से अगर आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखोगे तो 100% आपको फुल मार्क दिए जाएंगे। यहाँ संदर्भ भी अच्छे से बता दिया, प्रसंग भी बता दिया, व्याख्या भी बता दिया। अब इस आपको पद्यांश में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हिंदी भी पढ़ा देते तो मजा आ जाता। पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हिंदी भी पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए सब कुछ है, क्योंकि ये टारगेट तो आपको याद है ना, ये वाला 90% प्लस मुझे यार चाहिए। कोई भी स्टूडेंट 2 4 10 स्टूडेंट ले आओ यार, क्योंकि आप लोगों को अपने चैनल का नाम आगे ले जाना है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला है चैप्टर नंबर 1 से ही पद चैप्टर, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। देखो ये क्या है, बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे पढ़ने में कभी कभी, कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करणायम बार बार बंदो तिहवाई। तो यहाँ आपको इसे पढ़ने में अच्छा लगा होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा बता दें क्या लिखा हुआ है। ये तो आपको इसको पढ़ने में पता चल गया होगा कि लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गुण लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास। अब भाई यहाँ पहचानने का ट्रिक यही है कि सूरदास जी ने लिखा है, और इसके जो पद इसका चैप्टर का नाम है, ठीक है, स्वामी करुणायम बार बाद बंधो दी भाई। ये कुछ ट्रिक होते हैं, आप सभी पदांश में ये पाओगे सूरदास जी हर एक में लगभग लिखा हुआ है। अब इसका हम लोग संदर्भ देख लेते हैं भाई, संदर्भ भी इंपॉर्टेंट है, प्रसंग और व्याख्या सब कुछ देख लेते हैं। संदर्भ देखो, ब्लू से लिखते हैं अच्छे से। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य लिखना, सॉरी आपको यार रॉन्ग नहीं करना है, वहां ऐसे कट कर देना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। पाठ्य पुस्तक काव्य खंड, कौन सा खंड है, ये भी काव्य खंड है, वो भी लगभग सेम ही है, ठीक है। अब भाई थोड़ा मतलब मैं चेंज लिख दूंगा, से ये धा है, ठीक है, उद्गृत है, किससे उद्गृत है, काव्य खंड से उद्गृत है, ठीक है। देखो, और ये जो है ना पद, देखो अब इसे मैं थोड़ा चेंज लिखता हूं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। ये भक्ति काल के कवि थे, जो भक्ति काल के श्री कृष्ण भक्ति, और इसके लेखक कौन है, श्री कृष्ण भक्ति कौन है, सूरदास, ठीक है, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ, ये एक ग्रंथ से लिया गया है जिसका नाम है शूरसागर।
सूरसागर, ठीक है, का पद है। पद मतलब पद चैप्टर का नाम है, ठीक है, पद है, पद चैप्टर का नाम है, याद रखना, पद है। तो ये आपका हो गया भाई संदर्भ। थोड़ा आपको अलग सा लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कई प्रकार से याद कर सकते हो। संदर्भ कुछ इस टाइप से है, संदर्भ याद हो जाएगा। अगर आपको ना याद हो तो वैसे भी आप याद कर सकते हो, जैसा मैंने पुराना बताया था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में संकलित किस चैप्टर से लिया गया है? पद चैप्टर से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी। ऐसा भी लिख सकते हो, जैसा आपकी इच्छा कहे वैसा लिखो, आपके ऊपर है, आप जितना अच्छा डिस्कस कर पाओ, ठीक है। अब भाई प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में कुछ नहीं होता, जो आप में इसमें दिया रहता है उसी का एक छोटा सा शॉर्टकट चीज बता दिया करो, बस प्रसंग हो जाता है। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास श्री कृष्ण की महिमा का चित्रण करते हुए चरण वंदना करते हैं, मतलब चरण की वंदना करते हैं ना, तो चरण वंदना करते हैं। तो यहां से आपका जो है ना ये भी कंप्लीट हो गया, प्रसंग भी, संदर्भ और प्रसंग आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब व्याख्या की बात करेंगे, लेकिन व्याख्या करने से पहले आपको इसे एक बार पढ़ लेना चाहिए। चरण कमल बंदो हरिदाई, जाकी कृपया पंग गुड़ लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणायम बार बार बंदोहती पाई। अब भाई आ जाओ, इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। बहुत अच्छे से लिखा है, मुझे बहुत सुंदर लगता है भाई। आप लोगों को कैसा लगा बताना। देखो, प्रस्तुत पद में कवि सूरदास भी प्रभु जी श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण, इसे श्री कर दूं, श्री, ठीक है, श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि मैं प्रभु श्री, अरे यार सॉरी, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु के चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। अगर आप हमारे प्रभु के चरण को छुएंगे तो उनके प्रभाव बहुत व्यापक हैं। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दोबारा दिखाई देने लगता है। एंड इन चरणों के अनोखे प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, मतलब जो बहरा व्यक्ति होता है वो दोबारा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, गरीब व्यक्ति भी राजा के समान सिर पर छत्र धारण कर लेते हैं। ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं वंदना बार बार करता हूँ। काफी इजी है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो ये मैं बताया आपको दो IMP पद्यांश, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये मैं 90% टारगेट के साथ बता रहा हूँ भाई। आपको याद करना है, इसे याद करना है, नोट्स बनाना है अच्छे से, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, ये जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा नोट्स बनाना, और मैंने जितना अच्छा बता सका उतना अच्छा बता दिया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।